और भाई क्या हाल है? मैंने रिसेंटली मेरे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर आप लोगों को एक पोल डाला था और पूछा था कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस बारे में चाहिए। तो काफ़ी बच्चों ने कहा था कि उनकी एक कॉमन क्वेरी है कि उनको प्रेफरेंस शीट का एल्गोरिदम समझना है, प्रेफरेंस लिस्ट कैसे काम करती है वो समझना है। तो पहले मैं प्रेफरेंस लिस्ट के एल्गोरिदम के बारे में आज बात करूँगा। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड और काफ़ी ज़्यादा लंबा होने वाला है, तो मैं आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ थोड़े से पेशेंस के साथ इसको देखना। आप पूरे वीडियो को देखोगे, आपको गारंटीड बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि ये कैसे काम करता है, और ऐसा वीडियो पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा आपको। मैं खुद बहुत रिसर्च किया हूँ और उसके बाद ही ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं कि प्रेफरेंस लिस्ट एल्गोरिदम किस तरीके से काम करता है। जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने का कोशिश करते हो तो वहाँ पे टोटल 3 फेजेस के अंदर एडमिशन होता है। इतना तो आपको अभी तक आइडिया लग ही गया होगा, फिर भी मैं आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। फेज़ 1 जो होता है, इसके अंदर आप बेसिक डिटेल्स भरते हैं। जो आपका बेसिक जितना भी डिटेल्स है कि आपका नाम, एड्रेस, आपके जो 12th के मार्क्स हैं, फ़ोटो, सिग्नेचर, 10th के मार्क्स हैं, ऐसी सब चीज़ें जो बेसिक डिटेल्स है, कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स, ये सब चीज़ें आप इसके अंदर भरते हैं, जो कि अभी आपका करंट में चल रहा है। आप में से मेजॉरिटी बच्चों ने भर दिया होगा। अगर आपने नहीं भरा है तो प्लीज़ इसको भर देना, इसकी डेडलाइन जल्दी आने वाली है। डेडलाइन के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, वो जाके देख लेना ऊपर से, ठीक है। तो वो डेडलाइन के बारे में है। नेक्स्ट है फेज़ 2, जो कि हमारे लिए सबसे क्रूशियल है ये। इसके अंदर हम बेसिकली बात करेंगे हमारी प्रेफरेंस शीट के बारे में। प्रेफरेंस शीट, प्रेफरेंस लिस्ट, जो भी बोलना है वो बोल सकते हैं। तो प्रेफरेंस लिस्ट जो है वो हम इसके अंदर भरते हैं अपने फेज़ 2 के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली प्रेफरेंस लिस्ट जो है वो होता क्या है उसके ऊपर मैं आऊँगा। एक बार फेज़ 3 भी समझ लेते हैं। फेज़ 3 के अंदर आपको जो सीट है वो सीट एलोकेशन होता है, ठीक है। तो सीट एलोकेशन यानी आपको कौन सा कॉलेज और कौन सा कोर्स मिल रहा है वो आपको इस फेज़ के अंदर बताया जाता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि ये आपका एक तरीके से रिजल्ट है। जो रिजल्ट आता है कोई भी एग्जाम का, ये उस तरीके से रिजल्ट वाला है फेज़ 3। रिजल्ट फेज़ 2 के अंदर आपको बेसिकली प्रेफरेंस बननी होती है, उसके हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट होता है। प्रेफरेंस के अंदर होता क्या है उसके बारे में एक बेसिक आइडिया लेते हैं। प्रेफरेंस शीट के अंदर आपको यहाँ पे भरना पड़ता है कॉलेज को मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, कॉलेज प्लस कोर्स का कॉम्बिनेशन। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो कॉम्बिनेशन की आपको ऐसे लिस्ट बनानी पड़ती है। 1 2 3 4 ऐसे रैंक करने पड़ते हैं, और कॉलेज और कोर्स के कॉम्बिनेशंस को आपको ऐसे लिस्ट डाउन करना पड़ता है। ये प्रेफरेंस शीट के अंदर आपको करना होता है। फेज़ 1 का जैसे ही हमारा खत्म होगा, फेज़ 1 खत्म कब होता है उसका बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है। मैंने ऑलरेडी वीडियो में कवर कर रखा है एक, लेकिन फिर भी बताता हूँ। फेज़ 1 जो है, फेज़ 1 आपका जैसे ही CUET का रिजल्ट रिलीज होगा, स्कोर कार्ड, फाइनल स्कोर कार्ड कह रहा हूँ, आंसर की और कुछ नहीं, स्कोर कार्ड जब मार्क्स आपके रिलीज होंगे CUET के, उस टाइम पे बेसिक डिटेल्स जो है ये वाला आपका फेज़ 1 खत्म हो जाएगा और फेज़ 2 जो है उस टाइम शुरू हो जाएगा। रिजल्ट आने के 1 दिन के या 2 दिन के अंदर में फेज़ 2 शुरू हो जाता है, ठीक है। अब फेज़ 2 शुरू होते ही आपको सबसे पहला काम जो करना होता है ना, सबसे पहला काम, हम फेज़ 2 के बारे में ही बात करेंगे अभी, ठीक है। फेज़ 2 में सबसे पहला काम करना पड़ेगा आपको सब्जेक्ट मैपिंग का। सब्जेक्ट मैपिंग क्या होता है? सब्जेक्ट मैपिंग ये है कि आपने मैं उम्मीद करता हूँ आपने देखा होगा CUET का फॉर्म भरते टाइम उस टाइम कि आपके कॉलेजेस के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कोर्स वाइज। वो आपको देखना पड़ता है कि कौन से कोर्स में कौन से सब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड है आपके लिए एलिजिबल होने के लिए, वो कोर्स में अप्लाई करने के लिए। तो वो जो सब्जेक्ट्स हैं जो आपने CUET एग्जाम में दिए हैं, वो सारे सब्जेक्ट को आपके 12th के जो सब्जेक्ट्स आपने दिए हैं उनसे मैप करना पड़ता है। क्या मतलब है इसका मतलब ऐसे है कि समझ लो, मैं एक एग्जांपल देता हूं कि कोई बच्चा है जिसने अकाउंटेंसी पढ़ी है क्लास 12th के अंदर, और वो अभी CUET के अंदर भी अकाउंट्स का पेपर दिया है। तो यहाँ पे उसको बस ये बताना है कि ये CUET का है। यहाँ पे आपको 2 चीज़ दिख जाएगी, एक तरफ CUET दिख जाएगा, एक तरफ आपको क्लास 12 दिख जाएगा, ठीक है। और क्लास 12 का ये डिटेल कहाँ से उठाएगा? ये बेसिक डिटेल जो आपने भरी है वहाँ से। तो क्लास 12 दिख जाएगा, CUET दिख जाएगा। अब आपको बस ये सेलेक्ट करना है कि CUET का अकाउंट्स जो है वो आपका क्लास 12 का अकाउंट्स का सब्जेक्ट है। ये जो सेलेक्ट करने का काम है ना, कि अगर आपने CUET के अंदर इकोनॉमिक्स दिया है तो वो आपका 12th में इकोनॉमिक्स था या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स था, जो भी सब्जेक्ट था। क्योंकि अलग अलग बोर्ड्स के बच्चे आते हैं, खाली CBSE बोर्ड से नहीं होते, ICSE, ISC, मतलब ISC और अलग अलग स्टेट बोर्ड, सब बोर्ड से बच्चे आते हैं। तो इसलिए ये मैपिंग का फीचर बनाया गया है। आप इसको मैप कर दीजिए, इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है किसी को भी, ठीक है। ये कर दिया। इसके अंदर 2 सब्जेक्ट्स का एक्सेप्शन है, एक GT है, जनरल टेस्ट, और एक लीगल स्टडीज़। ये किसी ने भी 12th में नहीं पढ़ा रहता है। तो ये 2 सब्जेक्ट जो है इसमें आपको कुछ मैपिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। इतना आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। ये सब्जेक्ट मैपिंग के लिए आपको मतलब थोड़ा सा समय मिलता है। समय क्या, प्रेफरेंस का ये पूरा प्रोसेस चल रहा होता है ना, उसका ये फर्स्ट स्टेप है। तो ये एक साथ ही आपको सारा करना रहता है। आप
मतलब इंटरवल के बाद भी कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा गैप देके, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको करनी रहती है। ये करने के बाद में आपको क्या करना रहता है कि आपको अपनी प्रेफरेंस फिल करनी रहती है। प्रेफरेंस ये है सबसे ज़्यादा डाउट वाली चीज़ कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि इसमें हो क्या रहा है। देखो मैं बताता हूँ। प्रेफरेंस शीट के अंदर जैसा मैंने आपको बताया, ये कॉलेज और कोर्स के कॉम्बिनेशन है, इसको आपको रैंक करना रहता है। रैंक का मतलब समझते हो ना? रैंक किसको बोलते हैं? रैंक उसको बोलते हैं कि जिसमें जो फर्स्ट रैंक आया, मतलब वो फर्स्ट है, वो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी है, आपकी सबसे पहली प्रेफरेंस है। आप चाहते हो कि वो मुझे मिले, ये नहीं मिलेगा तो सेकंड नंबर चाहिए, ये नहीं मिलेगा तो थर्ड नंबर चलेगा, ये नहीं मिलेगा तो फोर्थ नंबर चलेगा। इस तरीके से ये आपको रैंक करना रहता है। ये होती है आपकी प्रेफरेंस शीट। ये वर्क कैसे करती है उसके ऊपर भी आऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको एक और चीज बता देता हूँ, इसके ही प्रोसेस में आगे होता क्या है वो समझ लो, फिर हम प्रेफरेंस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। लंबा वीडियो होगा, मैंने पहले ही कहा था, आप थोड़ा सा पेशेंस रखो। नेक्स्ट क्या होता है, आप ये प्रेफरेंस ऐसे भर दोगे अपनी, कैसे ये वर्क करती है उसके ऊपर मैं आऊंगा एलोकेशन में। लेकिन ये आपने जैसे ही प्रेफरेंसेस भर दी कि मेरे को यार एसआरसीसी से बीकॉम ऑनर्स करना है, फिर मेरे को हंसराज से बीकॉम ऑनर्स करना है, हिंदू से बीकॉम ऑनर्स करना है, और मेरे को ये कॉलेज से ये कोर्स, ये कॉलेज से ये कोर्स, ऐसे मेरे को ये इस सीक्वेंस में चाहिए कॉलेज और कोर्स के कॉम्बिनेशन, और मैंने कम से कम 50-100 भर दिए कॉलेज कोर्स के कॉम्बिनेशन कि मेरे को इनमें से कोई चाहिए, ठीक है। तो मैंने ऐसे कॉम्बिनेशन भर दिया, ये मेरा प्रेफरेंस का काम खत्म हुआ। प्रेफरेंस भरने के लिए आपको 2 से 3 दिन का समय मिलता है, या एक हफ्ते तक का आपको समय मिलता है लगभग। तो उतने टाइम में आपको प्रेफरेंस भरनी रहती है, और इसके अंदर बिल्कुल भी लेट नहीं करना, जितना हो सके उतना जल्दी प्रेफरेंस को भरते रहना। इसमें सबमिट का ऑप्शन नहीं आता, आपको सेव करते रहना पड़ता है। प्रेफरेंस आपने अपनी कुछ भी चेंज करते रहे, सेव करते रहना। ये जैसे ही क्लोज होगा उसके बाद में आपकी आएगी सिम्युलेटेड रैंक्स। ये क्या चीज़ है, इसके ऊपर अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो मुझे आप कमेंट करके बता देना। सिम्युलेटेड रैंक्स किस तरीके से काम करती है और सिम्युलेटेड रैंक से क्या फ़र्क पड़ता है, इससे मतलब इसके अंदर बेसिकली शॉर्ट में बताता हूँ। इसके अंदर आपको कोर्स वाइज, हर एक कोर्स वाइज जो कोर्स आपने अप्लाई किए हैं अपनी लिस्ट में जो भी कोर्सेज आपने कवर किए हैं ना, लिखे हैं ना, वो सारे कोर्सेज में आपका जो भी स्कोर बन रहा है, वो स्कोर से क्या रैंक आपकी बन रही होगी, क्या रैंक आपकी बन रही है, जितने भी बच्चों ने उस कोर्स में अप्लाई किया है उनके कंपैरिजन में वो बताता है। समझ में नहीं आया तो इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना दूंगा, उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुल मिला के ये चीज़ है कि आपको इसमें रैंक पता चलती है कोर्स वाइज, हर एक कोर्स में आपकी क्या क्या रैंक बन रही है वो इसके अंदर आपको पता चलती है। यहाँ पे प्रेफरेंस शीट भरते टाइम इन दोनों के बीच में, सब्जेक्ट मैपिंग और इसके बीच में, यहाँ पे ऑटोमेटिक सीयूटी का रिजल्ट के बाद में ये होता है ना, तो ये ऑटोमेटिक फेच कर लेता है कि आपके सीयूटी में क्या स्कोर बन रहा है। सीयूटी में आपका जो भी स्कोर बन रहा होगा ये ऑटोमेटिक फेच कर लेगा, उसको इससे लिंक भी कर देगा, और उसके साथ में आपको बता देगा कि हर कोर्स वाइज आप कौन से, इसके बीच में बताता है कि कौन से कोर्स के लिए आप एलिजिबल हो, और साथ में ये भी बता देगा कि उसमें आपका क्या स्कोर बन रहा है, वो सारी चीज़ इसके बीच में बता देता है। तो इस तरीके से हमारा ये बेसिक जो है वो प्रोसेस चलता है। सिमुलेटेड रैंक्स जो है वो आपकी आती है 1 दिन के लिए, और सिमुलेटेड रैंक्स आने के बाद में आपको 1 दिन का समय मिलेगा अपनी प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर कुछ भी आपको ऐड करना है, लेस करना है, प्रेफरेंस की ऊपर नीचे चेंज करना है, जो भी चीज़ करनी है उसके लिए आपको 1 दिन का समय मिलेगा, प्रेफरेंस को एडिट करने का विंडो मिलेगा। तो आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है, अगर आपने इस दिन भी कुछ गड़बड़ कर दी तो सिमुलेटेड रैंक्स के बाद में आप ठीक कर पाओगे, लेकिन 1 ही दिन का समय मिलेगा। बहुत ही ध्यान से हमको इस चीज़ को करना है। इसके अंदर गलती करके मेरे खुद के काफ़ी सारे दोस्त जो है वो गलत कॉलेजेस और कोर्सेज में जा चुके हैं, तो प्लीज़ इसके अंदर बिल्कुल भी प्रेफरेंस शीट में गलती नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। अब हम इसके बाद में आ जाते हैं अपने फेज 3 के ऊपर, जो कि हमारा सीट एलोकेशन है, और इसी के अंदर एक्चुअल में प्रेफरेंस शीट का एल्गोरिदम कैसे काम करता है वो एल्गोरिदम आएगा, ठीक है। तो मैं फटाफट से एक बार इसको मिटा देता हूं और आपको अब बताता हूं कि ये आपका एल्गोरिदम जो है जिसका इतना हवा बना हुआ है, ये कैसे काम करता है। एक्चुअली इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये हुई ना कि जो ये इसका एल्गोरिदम है, ये ना तो डीयू वालों ने अपने कोई भी बुलेटिन में, ना तो कोई अपने इन्फॉर्मेशन के जितने भी उनके सोर्सेज उन्होंने दे रखे हैं इन्फॉर्मेशन के लिए, उसमें से किसी में इसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है। इनके जितने भी वेबिनार और जो कुछ भी हुए हैं उन सब के अंदर ये कैसे वर्क करता है इसको एक्सप्लेन नहीं किया है, ये अनएक्सप्लेन्ड है। तो इसके जो पॉसिबल सिनेरियो है कि ये किस तरीके से काम कर सकता, किस तरीके से काम करना चाहिए, मैं आपको वो बताने वाला हूँ, ठीक है। मैं पहले से क्लैरिफाई कर रहा हूँ, इसका कहीं पे उन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन डिटेल में नहीं दिया है कि ये वर्क कैसे करता है। अगर वो दिया होता तो मैं वो पढ़ के आपको वैसे बता देता। अभी मैं मेरे हिसाब से आपको पॉसिबल बता रहा हूँ कि किस तरीके से प्रेफरेंस आपको अलॉट होगी। मैं एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोर्स है बीकॉम ऑनर्स, ठीक है।
बीकॉम ऑनर्स का कोर्स है, मैं जब सीट एलोकेट कर रहा हूँगा, सीट एलोकेशन कर रहा हूँगा मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी जब सीट एलोकेशन कर रही होगी, तब उस समय क्या होगा, एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, उसने बीकॉम ऑनर्स कोर्स को देखा, ठीक है। बीकॉम ऑनर्स कोर्स के अंदर ये करीब करीब 1.5 लाख बच्चों ने अप्लाई किया। 1.5 लाख बच्चों ने अप्लाई किया का क्या मतलब है कि 1.5 लाख बच्चों ने अपनी प्रेफरेंस शीट के अंदर बीकॉम ऑनर्स का कोई भी कॉलेज लिखा है, ठीक है। तो ऐसे बता रहा हूँ 1.5 लाख बच्चों ने करीब करीब ऐसे ही रफ नंबर लेके चल रहे हैं अप्रोक्सीमेट, इतने बच्चों ने अप्लाई किया। अब ये करेगा क्या, बीकॉम ऑनर्स कोर्स के लिए क्या स्कोर बन रहा है बच्चों का, इन 1.5 लाख बच्चों का क्या स्कोर बन रहा है वो देखेगा, ठीक है। क्या स्कोर बन रहा है ये, इसके अंदर हमको पता है कि बीकॉम ऑनर्स में आपका अकाउंट्स या मैथ्स प्लस 2 डोमेन प्लस इंग्लिश लगता है। तो इस चीज को, इंग्लिश नहीं सॉरी लैंग्वेज लगता है, आपका कोई भी दूसरा लैंग्वेज भी चलेगा। तो इस चीज को चेक करके ये स्कोर निकालेगा, सबके हाईएस्ट स्कोर निकालेगा इस कॉम्बिनेशन में, और हाईएस्ट स्कोर निकालने के बाद में उसको ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देगा। किस में करेगा अरेंज, डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके ये क्या करेगा कि यहाँ पे जैसे 800 में से 800 लाया कोई बच्चा, इसका नाम है शुभम, ठीक है। ये शुभम है, 800 में से 800 लाया। अब 800 में से 800 जरूरी नहीं है ना एक बच्चा लाए, 1.5 लाख बच्चे दे रहे, तो यहाँ पे 800 में से 800 लाने वाले समझ लो 15, 10, 15, 20 कितने बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे, 800 में से 800। फिर उसके बाद में 795, 794 ऐसे बहुत सारे स्कोर के बच्चे हैं, ठीक है। ये जितने भी बच्चे हैं जिनके ऐसे ऐसे स्कोर बन रहे हैं, ये उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेगा। अब अगर किसी का सेम स्कोर हो रहा है तो वहां पे टाई ब्रेकिंग रूल लगता है, वहां पे भी इनको डिसेंडिंग में अरेंज करना पड़ता है, रैंडमली अरेंज नहीं होता है, टाई ब्रेकिंग रूल लगता है। टाई ब्रेकिंग रूल को भी अगर समझना है मुझे कमेंट कर देना, टाइम स्टैम्प बता के कमेंट कर दिया करो, तो मेरे को पता रहेगा कि टाई ब्रेकिंग के ऊपर वीडियो चाहिए, मैं बहुत जल्दी बना दूंगा, 2-3 दिन में आ जाएगा वीडियो, ठीक है। तो टाई ब्रेकिंग कैसे काम करेगा, एक उसका तरीका है, तो उसके हिसाब से इसको अरेंज कर देगा। हमको अभी इसके ऊपर काम करना है। अब इसको जैसे ही उसने अरेंज कर दिया, यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर है और यहाँ से लोएस्ट स्कोर है। अब ये करेगा क्या, जो फर्स्ट नंबर वाला बच्चा है, ये 1, 2, 3 ऐसे रैंक आई हुई है इसकी, फर्स्ट नंबर वाला जो बच्चा है, इस बच्चे की उठा के देखेगा क्या, प्रेफरेंस शीट। इस बच्चे की उठा के प्रेफरेंस शीट देगी, उसने 1, 2, 3 ऐसे बहुत सारे प्रेफरेंस भरे हुए थे, उसने नंबर 1 पे भरा था मेरे को एसआरसीसी का बीकॉम ऑनर्स करना है, उसने ऐसे भरा था एसआरसीसी का बीकॉम ऑनर्स। अब ये इस कोर्स के लिए हाईएस्ट स्कोरर है और इसकी फर्स्ट प्रेफरेंस पे एसआरसीसी का बीकॉम ऑनर्स है, तो इसको तुरंत का तुरंत एसआरसीसी का सीट एलोकेट हो जाएगा, एसआरसीसी का यूआर का सीट एलोकेट हो जाएगा। इसको बता देगा इसके पोर्टल में कि आपको एसआरसीसी की सीट मिल चुकी है, और एसआरसीसी के जो सीट मैट्रिक्स के अंदर हमको 253 जनरल कैटेगरी की सीट्स मिलती है, उसमें से एक सीट माइनस हो जाएगी। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद पहले बच्चे का प्रेफरेंस देखा, उसका जो फर्स्ट प्रेफरेंस था उसके अंदर उसको एक सीट एलोकेट हो गई, वहां से एक सीट कम हो गई और इस बच्चे को वो उसका फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गया। फिर सेकंड बच्चे पे आएंगे, इसका देखेंगे स्कोर और इसका यहां से मैच करेंगे और ये करेंगे। अब यहाँ पे एक बात आपके ध्यान देने वाली बात है, वो ये है कि जितने भी बच्चे हैं ये सब डिफरेंट कैटेगरीज से होंगे, सबकी कैटेगरीज अलग अलग हैं। ये यहाँ से सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है और इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको ये चीज़ें समझाने की। हो सकता है कि कोई चीज़ आपको शायद ना समझ आए, लेकिन मैं मेरी तरफ से बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ आपको ये समझ में आ सके। तो डिफरेंट कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जो DU का इंफॉर्मेशन बुलेटिन कहता है वो ये कहता है कि आपके सीट एलोकेशन के टाइम में पहले सबको सेम कैटेगरी यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी की सीट्स भरी जाएगी। अनरिजर्व्ड जो जनरल कैटेगरी है उसकी सीट सारी भर जाए, उसके बाद में कैटेगरी कंसिडर करी जाएगी। यानी अगर कोई भी बच्चा OBC, EWS, SC, ST या कोई भी दूसरे सुपर न्यूमररी कोटा के अंदर आता है, उसने उसके अंदर फॉर्म भरा है, लेकिन उसका स्कोर जो है वो UR जनरल कैटेगरी के अंदर उसका स्कोर कट ऑफ से ज्यादा आ रहा है, तो उसको जनरल में कंसीडर किया जाएगा और उसको जनरल की सीट मिलेगी। अब ये चीज़ के बारे में काफ़ी लोग आर्ग्यू करेंगे कि भाई ये तो क्या है, भाई ये तो इनजस्टिस है हमारे साथ, ये तो न्याय नहीं हो रहा है, लेकिन ये हमारा सिस्टम ऐसे ही काम करता है और काफ़ी सालों से ऐसे ही काम करता आ रहा है। हम इसके ऊपर अभी क्वेश्चन नहीं कर सकते, जो है हमको उसको मानना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरी वाले बच्चों के समझ लो, ये बच्चा SC कैटेगरी से था, ये ST कैटेगरी से था, ये OBC कैटेगरी से था, लेकिन इनके 800 में से 800 आ रहे हैं, तो इनको अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस जो भी इन्होंने भरी थी, हर किसी की इंडिविजुअल प्रेफरेंस शीट देखी जाएगी और उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस उनको मिलती जाएगी, ठीक है।
यहां से अब समझने वाली बात यह है कि हर एक बच्चे को एलोकेट होते टाइम ये एक एक सीट माइनस होती जाएगी, और ऐसे करते करते जैसे ही ऊपर के कुछ बच्चे खत्म हो जाएंगे, ये इस कॉलेज की यूआर की सीट्स हो जाएगी खल्लास, एकदम खत्म, फिनिश, टाटा गुड बाय। ये जैसे ही सीट्स ऐसे पूरी खत्म हो जाएगी, तब उसके बाद में क्या होगा वो एक समझने वाली बात है। उसके बाद में क्या करेंगे, ये नेक्स्ट बच्चा देखेंगे, समझ लो यहां तक ये पूरे आए और यहाँ पे इस पॉइंट पे ये इसकी एसआरसीसी की जनरल की सीट खत्म हो गई। मैं यही मान के चल रहा हूँ कि सब बच्चों ने एसआरसीसी को पहले प्रेफरेंस पे रखा हुआ, सेकंड में किसी ने हिंदू रखा है, किसी ने हंसराज रखा है, ठीक है। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं अपन, ठीक है, इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये बच्चा जो है, ये बच्चा, इसका देखा जाएगा प्रेफरेंस, इसका प्रेफरेंस देखेंगे तो इसने यार सेम ऐसा ही प्रेफरेंस बना रखा है। इसने सेकंड पे हिंदू दिया था, थर्ड पे हंसराज दिया था। अब इस बच्चे का देखेंगे कि 795 में इसको एसआरसीसी का फर्स्ट इसका जो प्रेफरेंस है उसके अंदर जनरल, ये बच्चा जनरल कैटेगरी से है, ठीक है। दो सिनेरियो है, ये बच्चा जनरल से है या ये बच्चा कोई ओबीसी या कुछ भी दूसरी कैटेगरी से है। अगर ये बच्चा जनरल से है, हम फर्स्ट सिनेरियो मान के चल रहे हैं, ये केस 1 है। अगर बच्चा जनरल से है तो जनरल से उसका स्कोर देखेंगे, उसकी प्रेफरेंस देखेंगे, पहली प्रेफरेंस एसआरसीसी है, उसमें जनरल की सीट्स देखेंगे, जनरल की सीट खत्म हो गई है, यहाँ पे एकदम जीरो हो चुकी है, नील बट्टे सन्नाटा, तो यहाँ पे आप देखेंगे उसकी सेकंड प्रेफरेंस क्या है। सेकंड प्रेफरेंस उसकी हिंदू है तो उसको हिंदू के जनरल की सीट देखेंगे जो कि पूरी भरी हुई पड़ी है, मतलब पूरी खाली पड़ी है, सीट सारी बची हुई है, तो उसको हिंदू की सीट एलोकेट हो जाएगी। समझ में आई बात, इसको हिंदू की सीट एलोकेट हो जाएगी। फिर अगला बच्चा देखेंगे उसने हंसराज बना था तो उसको हंसराज की सीट एलोकेट हो जाएगी, तो हंसराज और हिंदू दोनों में से एक एक सीट कम हो गई। इस तरीके से आगे आगे बढ़ता जाएगा और ऐसे प्रेफरेंस ऐसे डाउन डाउन होते जाएगा। क्योंकि ये आपको ऐसे लग रहा है कि यहाँ मैंने बहुत कम सैंपल साइज लिया, इस वजह से आपको ऐसे ईजी लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं और बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, जिसकी वजह से ये सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और इस वजह से हम इस चीज को समझा पाना ऐसे व्हाइट बोर्ड पे बहुत मुश्किल होता है। मुझे भी ये चीज को अगर कोई मेरे पास कुछ अभी डीजी बोर्ड या ऐसा कुछ होता मैं और थोड़ा बेटर समझा पाता, लेकिन ये चीज को समझना बहुत मुश्किल है। अगर आप इस चीज को समझने के लिए इच्छुक हो, आपको इच्छा है इसको समझने की, तो मैंने आपको समझा दिया, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको अगर नहीं समझ आता है तो मैं आपको एक बेसिक आइडिया भी बता दूंगा, ठीक है। आप यहाँ पे बस ये देख लो कि अगर ये बच्चा, एक और केस जो रह गया वो कवर कर लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ बेसिक आइडिया। अगर ये बच्चा ओबीसी या कोई भी दूसरी कैटेगरी से है तो क्या करेंगे, ये उस कैटेगरी का स्कोर देखेंगे। अब इसकी पहली प्रेफरेंस देखेंगे एसआरसीसी, एसआरसीसी में जनरल की सीट्स फुल हो गई। फिर देखेंगे इसकी कैटेगरी क्या है, इसकी कैटेगरी तो ओबीसी है, फिर एसआरसीसी के अंदर ओबीसी की सीट्स देखेंगे, तब ओबीसी की सीट्स तो अभी तक बची हुई है तो इसको ओबीसी के अंदर एसआरसीसी एलोकेट हो जाएगा। इस तरीके से काम करता है। फिर ओबीसी की भी एसआरसीसी की फुल हो जाएगी, तब देखेंगे कि इसकी सीट हिंदू में जनरल में इसका मैच नहीं कर रहा, लेकिन हिंदू के ओबीसी में मैच कर रहा है इसका कट ऑफ, तो फिर ओबीसी की सीट एलोकेट हो जाएगी। इस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहला चीज जो है वो है डिसेंडिंग ऑर्डर, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में करना, और फिर उसके बाद में रैंक 1 से लेके ऐसे करके चलता है। ये मेरा पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है कि प्रेफरेंस इस तरीके से काम करती होगी, लेकिन इसके अंदर भी कुछ फ्लॉज हैं। मैं मानता हूँ यार, मुझे काफ़ी लोग कमेंट में कहेंगे, मैं पहले से ही मान लेता हूँ कि इसके अंदर फ्लॉ है। फ्लॉ ये है कि मैंने यहाँ पे एक ही कोर्स को कंसिडर किया है। एक्चुअल बच्चे एक से ज़्यादा कोर्सेज को भरते हैं। कई बच्चे ऐसे करेंगे, एसआरसीसी बीकॉम ऑनर्स, फिर एसआरसीसी इको ऑनर्स, फिर स्टीफंस इको ऑनर्स, फिर हिंदू बीकॉम ऑनर्स, हंसराज बीकॉम ऑनर्स, इस तरीके से भरेंगे कई बच्चे। तो जो इस तरीके से बच्चे भरेंगे उसके अंदर ये कैसे काम करेगा, यही सेम तरीके से काम करेगा, बट वहां पे दो कोर्सेज को साइमल्टेनियसली चेक किया जाएगा, जिसकी वजह से सिस्टम कॉम्प्लिकेट होगा। समझ में आ गई बात, दोनों कोर्सेज को साइमल्टेनियसली कंसीडर किया जाएगा और जिसमें पहले मैच हो गया उसको वो एलोकेट हो जाएगा। समझ में आया, ये बेसिक आइडिया है। और अगर आपको इतना डिटेल में नहीं समझना, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। हालांकि मुझे लग रहा है ये मुझे पहले बता देना चाहिए था शॉर्ट में, पर कोई बात नहीं, आपको अभी समझा देते हैं एकदम शॉर्ट में। अगर इसको समझना है तो मैं मेरा एग्जांपल लेके चल रहा हूं कि मैं नमन हूं, मैं प्रेफरेंस शीट भर रहा हूं। स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, अभी हमने यूनिवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से देखा। मुझे क्या करना है, मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस में मेरा कोर्स और कॉलेज भरना है, कोर्स और कॉलेज का मेरे को कॉम्बिनेशन भरना है। मुझे ये कॉलेज से ये कोर्स करने का मेरा पहला प्रेफरेंस है, फिर ये कॉलेज ये कोर्स, फिर ये कॉलेज, वो तो आपको अभी समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अब मैं जैसे भरता हूँ, समझ लो 5-6 आपको भर के दिखाता हूँ। तो मैंने जैसे क्या किया, मुझे मन में आया कि भाई मेरा बीकॉम ऑनर्स करने का सबसे ज़्यादा मन है, एसआरसीसी मेरे लिए एसआरसीसी ज़्यादा मैटर करता है, तो मैंने एसआरसीसी डाल दिया, ठीक है। फिर मैंने डाला कि मुझे बीएमएस करना है शहीद सुखदेव से, फिर मैंने डाल दिया मुझे बीएफआईए करना है शहीद सुखदेव से। फिर मैंने क्या किया, गलती से एनआईआरएफ रैंक देख ली, वहां पे मैंने देखा कि सबसे ज्यादा टॉप पे जो कॉलेज है ना एक, वो है एआरएसडी।
आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज है, साउथ कैंपस में आती है। इसके ऊपर भी एक वीडियो में मतलब एक आपको जो मैंने पोल डाला था उसके अंदर 2 चीज़ें पूछी थी। तो सेकंड क्वेश्चन जो था उसके अंदर मैं आपको यही चीज़ बताऊंगा कि NIRF रैंकिंग और ये सब चीज़ों में क्या देखना रहता है, नहीं देखना रहता। तो ARSD का मैंने BCom ऑनर्स डाल दिया था। NIRF रैंकिंग देख के मेरे को लगा ये भाई ये बहुत बढ़िया कॉलेज है, इनके बाद में मैं इसी को प्रेफर करूँगा। फिर मैंने डाला हंसराज, हंसराज को HRC भी बोलते हैं, तो हंसराज का मैंने डाल दिया BCom ऑनर्स। अब अगर मैंने ये प्रेफरेंस भरी है, ठीक है, छठे को जाने देते, मैंने ये प्रेफरेंस भरी है तो होगा क्या, प्रेफरेंस के अंदर हमेशा टॉप टू बॉटम देखता है, टॉप टू बॉटम, ये आपको ध्यान रखना है। टॉप टू बॉटम देखेगा और फर्स्ट प्रेफरेंस में देखेगा कि BCom ऑनर्स SRCC इसमें मेरा कट ऑफ जो है वो मीट कर रहा है कि नहीं। बस सिंपल ऐसा हिसाब है, सिंपल ऐसा हिसाब है। पहला प्रेफरेंस BCom ऑनर्स SRCC कट ऑफ मीट कर रहा है ना, हट। मेरा स्कोर यहाँ पे चलो बता देते हैं, मेरा स्कोर है समझ लो 740 आउट ऑफ 800, ओके। और ये है बच्चा जो है, मैं जनरल कैटेगरी का हूँ, ठीक है, ठीक है। ये सब हाइपोथेटिकल फिगर्स है, ठीक है, जनरल कैटेगरी का ही हूँ मैं वैसे, लेकिन ये फिगर्स हाइपोथेटिकल है, ठीक है। तो अब BMS के लिए 650 के हिसाब से लगता है, तो उसमें मेरा स्कोर है 520, ठीक है। कट ऑफ इसका 550 गया था, तो मेरा 520 है समझ लो। अब BMS का 520 में शहीद सुखदेव मेरे को मिल रहा है, तो ये भी कट ऑफ मीट नहीं हो रहा। BFI में भी सेम स्कोर लगता है, उसमें भी कट ऑफ मीट नहीं हो रहा। BCom ऑनर्स ARSD इसका जो कट ऑफ है वो गया 731, हाइपोथेटिकल फिगर है, फिर से बता रहा हूँ। BCom ऑनर्स का 731 गया, मेरा 740 है, ये मेरा मैच हो रहा है। कट ऑफ मैच हुआ, ऊपर से ये चला, बस खत्म कहानी, खत्म कहानी। अब मेरे को ये एलोकेट हो जाएगा, मेरे को सीधा राउंड फेज 3 के रिजल्ट के अंदर दिखा देगा कि आपको ये कॉलेज ये कोर्स मिल गया। अब मुझे यही कॉलेज और यही कोर्स करना पड़ेगा। इसके बाद में एक अपग्रेड फ्रीज का ऑप्शन आता है, उसके ऊपर भी वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दो। आपको जिसके ऊपर पहले वीडियो चाहिए आप वो कमेंट करना, जिसकी डिमांड ज्यादा होगी उसके ऊपर पहले वीडियो आ जाएगा। वीडियो हर चीज के ऊपर आएगा, लेकिन आपकी जो डिमांड होगी उसके हिसाब से चीज यहाँ पे होगी, ठीक है। तो इस तरीके से इसको ये एलोकेट हो जाएगा। उसके बाद में इसके पास एक ऑप्शन मिलेगा कि ये फ्रीज भी कर सकता है, अपग्रेड भी कर सकता है। उससे पहले इसको सीट अपनी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पे प्रोविजनल एडमिशन होता है। प्रोविजनल एडमिशन होने के बाद में उस बच्चे को फीस पेमेंट करनी पड़ती है अपने फर्स्ट सेमेस्टर की, फर्स्ट ईयर की, और वो फीस पे करने के बाद में उसको अपना जो सीट है वो एलोकेट हो जाता है। फिर उसको ऑप्शन मिलता है कि आपको फ्रीज करना है या अपग्रेड करना है। फ्रीज अपग्रेड के ऑप्शन से जस्ट पहले वेकेंट सीट्स की लिस्ट निकाली जाती है, जिसके अंदर ये बताते हैं कि हर कॉलेज के हर कोर्स के अंदर हर कैटेगरी में कितनी सीट्स खाली बच गई है। ये सब चीज़ों के ऊपर बहुत सारे लोग आपका ब्रेन वॉश करने के लिए यूट्यूब के ऊपर आएंगे। मैं बस इतना सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो बच्चे मुझसे कनेक्टेड हैं, जो बच्चे मेरे ऊपर विश्वास रखते हैं, प्लीज़ आप विश्वास रखना, आपको सारी चीज़ के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। एकदम सही तरीके से मैं सब चीज़ बता दूंगा। आप प्लीज़ ऐसे अलग अलग स्कैम में मत पड़ना। स्कैम के ऊपर भी एक वीडियो बनाया मैंने, देखना आप उसको, आपको समझ में आएगा। तो ऐसे प्लीज़ स्कैम के ऊपर मत पड़ना और अच्छे से एकदम बढ़िया तरीके से अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को बनना, बहुत ध्यान से बनना। इसके अंदर हल्की सी भी गलती कर दी तो गलत तरीके से गलत कोर्स के अंदर आप आ जाओगे, ठीक है। तो आई होप आपको इसके अंदर क्लैरिटी मिली होगी। बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन था और बहुत सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो के अंदर बता दी। अगर आप इतना लंबा एक्सप्लेनेशन देखे हो, लास्ट तक पहुंचे हो, तो प्लीज़ यार मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके कि आपने लास्ट तक वीडियो देखा है, क्योंकि बहुत कम बच्चे लास्ट तक वीडियो देखते हैं। और अब अगले आने वाले वीडियोस के अंदर आपको और थोड़ी इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलेगी। ऑडियो क्वालिटी मैंने ऑलरेडी इंप्रूव करी है थोड़ी, और बाकी चीज़ों में भी धीरे धीरे इंप्रूव कर रहे हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो फिर कमेंट करके ज़रूर बताना अपना फीडबैक। मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए ओके बाय, गुड नाइट।